नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। और यूं तो बिहार में साल 2016 से ही पूर्ण शराब बंदी है, लेकिन हकीकत यह है कि 8 साल बाद भी बिहार में अवैध रूप से शराब न सिर्फ बिक रही है, बल्कि देसी दारू का धंधा भी बदस्तूर जारी है। हालात तो ये हैं कि पुलिस डाल डाल तो तस्कर पात पात है, और पुलिस आज कार्रवाई करती है और धंधेबाज अगले दिन ही कहीं दूसरी जगह नई भट्टी लगा देते हैं। पूर्ण शराबबंदी में शराब पर लगाम तो लगी नहीं, उल्टे गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, हेरोइन जैसे दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी और भी ज्यादा वृहद स्तर पर बढ़ गई है, जिसमें डूबकर न सिर्फ युवक बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि समाज और राज्य को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में शराबबंदी में ड्रग्स से बिहार को बचाने की बात लगातार उठ रही है। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच चरस चालू है। सख्त शराबबंदी कानून के बाद लोग दूसरे नशीले पदार्थों के आदी हो रहे हैं, और ऐसे में नशे के सौदागर बिहार को ड्रग्स में डुबोने में लगे हुए हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। पिछले दिनों मोतिहारी और पूर्णिया में करोड़ों की नशे की खेप पकड़ी गई, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार में शराब तो बंद हो गई है, लेकिन ये चरस के पैकेट आपको नजर आ रहे होंगे, ड्रग्स की बोतलें आपको नजर आ रही होंगी, पैकेट और पाउच नजर आ रहे होंगे, जहां शराबबंदी के बावजूद दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन चरम स्तर पर किया जा रहा है। और न सिर्फ इसका सेवन हो रहा, बल्कि इसकी तस्करी की जा रही, बड़े स्तर पर तस्करी हो रही, जिसमें बिहार के युवा भी बड़े स्तर पर शामिल हो रहे हैं। पैकेट और पाउच में बिहार की बर्बादी कैद होती हुई नजर आ रही है। और हाल के दिनों में ड्रग्स के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई और सफलता के आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार में नशे पर नकेल के लिए पुलिस एक्टिव तो है, लेकिन नशे के सौदागर हर दिन नई तरकीब निकाल लेते हैं और उस नई तरकीब के तहत तस्करी करते हैं। बिहार के रास्ते दूसरे राज्यों में भी ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच नशे पर कब कब कार्रवाई हुई है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 17 जनवरी 2024 दीघा में 25,000 की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई। 1 अक्टूबर 2024 छपरा में 2.5 किलो से भी ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया। पूर्णिया में 1 करोड़ की ब्राउन शुगर, मोतिहारी में 7 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। 5 तस्कर गिरफ्तार हुए और 8 दिसंबर 2024 को मोतिहारी में 10 करोड़ की शराब जब्त की गई। और बिहार के रास्ते दूसरे राज्यों में भी ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं। और पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम ने 42 करोड़ की कोकीन पकड़ी, जो बिगाड़ के लिए थी ही नहीं। कोकीन की इस खेप को यूपी के रास्ते दिल्ली ले जाया जाना था, और कोकीन की ये खेप कहां से आई, जरा इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये खेप जो है वो थाईलैंड से आई, और उसके बाद भूटान, सिल्लीगुड़ी, फिर उसके बाद दिल्ली और गोरखपुर, और तब ये जाकर बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई। तो कोकीन जो जब्त हुई, उसका रास्ता आप समझ पा रहे होंगे कि बिहार में किस प्रकार से इस कोकीन को लाया गया था और कितनी दूर से इसे लाया गया, इसकी भी जानकारी हमने आपको पूरी तरीके से दी है। और सूखे नशे की बढ़ती लत पर सवाल है, शराबबंदी के बाद ड्रग्स की लत का आखिर क्या इलाज है? कैसे युवाओं तक ये नशे की पुड़िया पहुंच रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर किसकी मिली भगत से नशे का कारोबार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है? बॉर्डर पर कोताही क्या बिहार पर भारी पड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और युवाओं की हरकत पर घर वालों की नजर आखिर क्यों नहीं है? तो देखिए, हम बार बार ये सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां बिहार सरकार ये चाहती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो, नशे पर रोक लगाई जाए, तो दूसरी तरफ दूसरे नशे की लत लगातार समाज में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शराबबंदी के साथ साथ अब ड्रग्स की लत का भी इलाज सरकार को करना होगा, और इसके लिए पूरी तैयारी बिहार सरकार कर भी रही है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच युवाओं के नशे में सूखा नशा उतारा जा रहा है।
ड्रग्स की लत में आकर युवा न सिर्फ बर्बाद हो रहे बल्कि परिवार, समाज और बिहार का भविष्य भी बर्बादी के रास्ते पर है। बिहार में ड्रग्स के धंधे पर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग जहां शराबबंदी को सफल बताते हुए ड्रग्स तस्करों पर भी सख्ती की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेता राज्य सरकार को आईना दिखा रहे हैं। पूर्वक अभियान चलाया जा रहा है और शराबबंदी के बाद जिस प्रकार से सूखे नशे के धंधे में लगे हुए अपराधियों पर पुलिस दबिश बना रही है, उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर गांजा सहित अन्य सूखे हुए नशे के कारोबारियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी में बड़ी संख्या में सूखे सामान बरामद किए हैं और अपराधियों को धरपकड़ की गई है। कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ड्रग्स की और जो बढ़ोतरी है ड्रग्स लेने का वो ज़्यादा होता जा रहा है। ड्रग्स बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। दरअसल राज्य में विकास की बात बिहार से जले भुने विरोधी दल के लोग शराबबंदी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे। इससे उनका भला नहीं होने वाला। जिस प्रकार प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह सफल है, उसी प्रकार राज्य सरकार सूखे के नशे कारोबार को भी जड़ से खत्म कराएगी। इस धंधे के कारोबारी कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, उनकी जगह जेल में होगी। आखिर यह ड्रग्स खपत कहाँ हो रहा है? बिहार के नौजवानों के बीच में सूखा जहर दिया जा रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन उससे बेहतर नशा मुक्ति हो, जिसपे सरकार का ध्यान नहीं है। और मोतिहारी में पुलिस ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस ने एक दिन में 276 लोगों को विभिन्न कांडों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1000 लीटर विदेशी शराब और 10,200 लीटर देसी शराब को पकड़ा। चकिया अनुमंडल अरेराज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में देसी शराब बना रहे 17 शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाने वाले औजार भी बरामद कर लिए। पुलिस ने इस दौरान 18 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। के निर्देशानुसार पिछले 24 घंटों में मोतिहारी जिला अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग चलाया गया और इस ड्राइव के अंतर्गत जो है करीब 276 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। और ये 276 अपराधी अलग अलग कांडों में फरार चल रहे थे और इसी के साथ करीब 6000 वाहनों को भी चेक किया गया है इस ड्राइव के अंतर्गत। इसमें से करीब 100 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है पुलिस के द्वारा। ये मोतिहारी पुलिस की जो है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें कुल 276 अरेस्टिंग और करीब 1000 लीटर शराब बरामद किया गया है और करीब 100 गाड़ियां जब्त की गई हैं। और अब बढ़ते अन्य खबरों की ओर। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के दौरान पटना डीएम चंद्रशेखर ने हंगामा कर रहे छात्र को थप्पड़ जड़ दिया और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा है कि डीएम छात्रों को थप्पड़ मार रहे हैं और इतनी बड़ी घटना हुई और सीएम और डिप्टी सीएम मौन हैं। छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की जा रही है। इतनी बड़ी घटना हुई है लेकिन मुख्यमंत्री मौन हैं। बीजेपी के दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वो भी लोग चुप हैं। और इसके साथ ही तेजस्वी ने ये आरोप लगाया कि सरकार में बैठे माफिया बिहार में पेपर लीक कर रहे हैं। तेजस्वी ने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बीपीएससी की परीक्षा में छात्रों के रहने और आने जाने का खर्च सरकार देगी और कदाचार मुक्त परीक्षा भी जरूर करवाएगी। ने पहले भी परीक्षा लिया हुआ है। आज की स्थिति में आप देखिए, ये सरकार कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के करा ही नहीं पाती है। चाहे 10वीं का परीक्षा हो, उसमें ये फेल है, इंटर के परीक्षा में ये फेल है, पुलिस भर्ती के परीक्षा में ये फेल है, बीपीएससी तक। यानी 10वीं से बीपीएससी ये सरकार जो है कोई भी बिना कदाचार मुक्त परीक्षा, बिना पेपर लीक किए हुए परीक्षा करा ही नहीं पा रही है। पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है।
और बीपीएससी मामले पर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर छात्रों के बीच भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। जी, सुबह हो, शाम हो, रात हो, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं। राज्य में अव्यवस्था कुव्यवस्था चाहते हैं ये, इसलिए इनके ही लोग बेवजह भ्रम फैलाने का प्रयास किए कि बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, जबकि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी या बिहार को बख्श। तेजस्वी जी भ्रम फैलाने की जो लगातार उनकी प्रवृत्ति है उससे बाज आ जाए। वो विपक्ष के द्वारा तंत्र की विश्वसनीयता पर बार बार अनावश्यक सवाल खड़े किए जाते हैं। जहां कोई पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हो, जहां कोई समय से विलंब करके कोई परीक्षा पत्र देने की बात नहीं हुई हो, वहां अगर इस तरह के आरोप वो लगाते हैं तो निसंदेह वो राज्य हित में उनका आचरण नहीं कहा जा सकता। और 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। 2027 पद के लिए हो रही परीक्षा में करीब 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ाई गई थी। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया है। सवालों और सियासत से आगे बढ़ते हुए 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई। पटना के एक सेंटर को छोड़कर पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का संचालन हुआ। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न का भी था, पॉलिटी का क्वेश्चन था, ज्यादा था, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का भी बढ़िया क्वेश्चन था। परीक्षा देने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया। अच्छा ही था, नॉर्मल था पेपर। अच्छा था, पेपर अच्छा था। तैयारी जो थी उसके हिसाब से बेहतर गया पेपर? हाँ, बेहतर गया। परीक्षा में बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हुए। 69th के कंपैरेटिवली 70th वाला पेपर थोड़ा इजी था। 69th वाला कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था, इसमें फैक्चुअल ज्यादा पूछा गया था। बजट से काफी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे से था, हिस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, फैक्चुअल डिटेल ज्यादा पूछा गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद पटना सहित राज्य के कई बड़े शहरों के बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। ये देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़। ट्रेन में ये तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। कई लोग गेट पर लटक करके यात्रा करने को मजबूर हैं। आपको बता दें, बीपीएससी की ये परीक्षा 2027 पद के लिए हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा में 4,80,000 के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आयोग ने फुल प्रूफ तैयारी की थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। यही नहीं, आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया था, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई, जिसका नतीजा रहा कि आयोग शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में सफल रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की जिनेंद्रपुर पंचायत में लोगों ने बीपीएससी शिक्षक अवनीश कुमार की मंदिर में जबरन शादी करा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई लोगों ने जबरन युवक को पकड़कर लड़की की मांग भरवाई। लड़की के अनुसार अवनीश कुमार और वो पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे और अब अवनीश की जब नौकरी लग गई तो उसने शादी से ही इनकार कर दिया। जब बीती शाम अवनीश कुमार उससे मिलने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने जबरन पकड़कर एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। स्कूल पे गए तो सारा कुछ वहाँ बताया, ऐसे वैसे वो वहाँ पे ही परिजन सारा वहाँ के देखे। तो उसके बाद क्या बोलता है, मेरी फैमिली में मेरा भाई के पास फोन गया कि ऐसा ऐसा बात है। वो शादी से इनकार कर रहा था। जब वहाँ सारा लोग पकड़ा ना तो शादी से इनकार करता। हम इस लड़की। और अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अजय राय को पुलिस ने मार गिराया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि जक्कनपुर के संजय नगर में अजय राय अपने सहयोगियों के साथ छिपा हुआ है, जिसके बाद बिहार एसटीएफ की टीम पहुंची, जहां एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने कुख्यात अजय राय को ढेर कर दिया। वहीं गोली लगने से एसटीएफ इंस्पेक्टर दिवाकर गोली लगने से जख्मी हो गए। अजय राय कुख्यात सोना लुटेरा रहा है। छपरा में बैंक लूट कांड का भी अजय राय आरोपी है।
होने की सूचना थी। इस सूचना के सत्यापन में एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची और सत्यापन के क्रम में जैसे ही लोग प्रवेश किए तो गोली चला दी गई अपराधियों द्वारा। इस क्रम में मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ का हमारा एक अफसर घायल हुआ है। अपराधियों में से भी एक को गोली लगी है जिसको अस्पताल ले जाया गया है। विशेष और जानकारी जो है हम और सब चीज के बाद देंगे। वहीं औरंगाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण अंतिम चरण में है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की बालिकाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 56 करोड़ की लागत से बन रहे इस आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति की वो लड़कियां पढ़ाई कर सकेंगी जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाती। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग से आने वाले वैसे लड़कियों की जो पढ़ना तो चाहते हैं मगर परिवार की आर्थिक स्थिति उनके पढ़ाई की राह में बाधक बन जाती है, लेकिन अब उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यह भवन जो है वह अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय का भवन है जो 56 करोड़ की लागत से लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इस विद्यालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के कुल 720 छात्र रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। यहाँ न सिर्फ उनके आवासन की व्यवस्था की गई है बल्कि सरकार के तरफ से खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कल्याण विभाग की तरफ से संचालित इस विद्यालय में जो आवासीय विद्यालय है उसमें 1 से कक्षा 10 तथा 11 और 12 की लड़कियां जो हैं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी और हर एक कक्षा में 40-40 छात्राओं का नामांकन यहाँ पर होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम की जो महिला संवाद यात्रा है उसके तहत इस भवन का भी उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद अगले सत्र यानी अप्रैल 2025 से यहाँ पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और बाढ़ के अथमल गोला में इन दिनों सरकारी योजना में भ्रष्टाचार की फसल लहलहा रही है। मामला अथमल गोला के 7 पंचायतों का है जहां अगस्त महीने में वृक्षारोपण योजना शुरू कर दी गई थी, लेकिन 4 महीने के भीतर ही इस योजना में भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। इस योजना के तहत मुखिया की अनुशंसा पर किसानों के खेत की घेराबंदी कर 200 पेड़ लगाए गए हैं, जिस पर प्रति यूनिट 2,49,000 रुपए के आसपास खर्च आता है और पेड़ों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए हर महीने 2,000 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन योजना में लूट के लिए कहीं पुराने बागीचों की घेराबंदी कर तो कहीं केले के खेत में ही पेड़ लगाने की औपचारिकता पूरी कर दी गई है। इस मामले में के सामने आने के बाद कार्यक्रम पदाधिकारी ने योजना में सुधार का अल्टीमेटम दिया। पहला बात है कि उसको पैसा हम लोग देंगे नहीं, और अगर वो रिप्लेस कर करके योजना, जैसे हमारे पेड़ लग गया 200 और अगर मान लीजिए उसमें कुछ योजना में पेड़ मर जाती है 10-20 माने मरते हुई, तो उसको रिप्लेस करके अपना 200 पौधा जीवित रखें। एक बार तो कोई पौधा मरेगा नहीं, वो कभी 2-4 मरा सूखा चाहे 10-20, तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने से होगा कि मेरा जो यूनिट है वो बरकरार रहेगा। अब पूरा अगर ध्यान छोड़ देंगे कि एकदम नहीं करेंगे तब तो वो दिक्कत होगा, उनको रिकवरी भी देना पड़ेगा पैसा। वहीं बिहार में ठंड और प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एक ओर तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है तो दूसरी तरफ ठंड और नमी के कारण पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। पटना के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में बदलते मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले 2-3 दिनों की बात कर लें तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो दूसरी ओर पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना में लगे यदि हम इस बोर्ड पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि पटना की हवा है वो कितनी प्रदूषित है और हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे खतरनाक जो गैस है उनकी मात्रा कितनी है। और ख़ास तौर पर यह हाल सिर्फ पटना का नहीं है बल्कि पूरे बिहार का है, या कह लें कि दिल्ली से भी ज़्यादा दूषित हवा बिहार में है और ख़ास करके पटना में। और पटना के कई ऐसे इलाके हैं, गांधी मैदान का इलाका, राजेंद्र नगर का इलाका, जक्कनपुर का इलाका, सगुना मोड़ का इलाका, इन जगहों की हम बात कर लें तो इन जगहों पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है
कि आने वाले दिनों में ठंड अभी लोगों को और सताएगी। और सबसे बड़ा जो कारण है कुहासा के कारण जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। और फिलहाल मौसम विभाग के साथ साथ जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। और ठंड के साथ साथ जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो भी कहीं न कहीं एक बड़ा खतरा बिहार और पटना के लोगों के लिए है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। लालकृष्ण आडवाणी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके अंतर्गत उन्हें तुरंत ही अस्पताल में पहुंचाया गया। लालकृष्ण आडवाणी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में फिलहाल वो इलाजरत हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी। आप तस्वीरें इनकी देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल ये इलाजरत हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।